हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीड के लिए इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रीड लेवल 1 एंड लेवल 2 और अगर आपने लैंग्वेज एज अ 2 इंग्लिश को ऑप्ट किया है तो दिस वीडियो डेफिनेटली विल हेल्प यू। एंड इन केस आपको कोई भी डाउट होता है तो एट द एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट। जो भी आपको डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एंड मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जो भी तैयारी यहाँ पे करना चाहते हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि हर एक प्रश्न को हम डिटेल से यहाँ पे समझें। जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन टू यू। एंड हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, ऑलरेडी रीड की प्लेलिस्ट मैंने पहले भी बनाई है। सो यू ऑल कैन वॉच दैट ऑल द वीडियोज जो भी आपको ज़रूरी है लास्ट टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड स्किल बिकॉज ऑफ इट्स वेराइटी ऑफ फील्ड्स, इट्स लास्ट पोजिशन, its inclusion of other subjects or graphic representation and presentation of structured thoughts। राइटिंग जो है आपके लैंग्वेज स्किल से क्वेश्चन है। LSRW हमारे 4 कौशल हैं और इसके अंदर राइटिंग को कॉम्प्लिकेटेड क्यों माना जाता है? बिकॉज ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्पीच साउंड्स का। तो याद रखिएगा कि अगर आपके एग्जाम में ये आए कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग, तो राइटिंग की सबसे छोटी यूनिट होती है ग्राफीम। और ग्राफीम का मतलब है कि जो भी हमारे साउंड्स हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिखा कैट, तो कैट के अंदर जो क का साउंड आ रहा है, यानी के मतलब क का साउंड है, लेकिन हमने इस के को कैसे लिखा है, सी से लिखा है। तो ये जो सी है दिस इज द ग्राफीम। तो जो भी हमारे साउंड होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाले जो हमारे सिंबल्स हैं उसको ग्राफीम कहा जाता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्पीच साउंड्स का, इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड है। बिकॉज हमारे स्ट्रक्चर्ड थॉट्स को ये लिखता है और ये मतलब हम इसको प्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। सो दैट्स वाई दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्किल। एंड इसके साथ साथ राइटिंग के बारे में याद रखना कि दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्टिव स्किल। इसको हम प्रोडक्टिव या फिर रीइंफोर्समेंट स्किल इसको बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट है, प्रोडक्टिव है, इसको हम एक्टिव स्किल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आउटपुट स्किल भी इसको हम कहते हैं। तो दीज आर सम कॉन्सेप्ट्स, सम टर्म्स फॉर राइटिंग स्किल। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज गेम्स हेल्प। लैंग्वेज गेम्स किस चीज में बहुत ज्यादा हमें मदद करते हैं? तो गेम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टू बिल्ड वोकैबुलरी। देखिए इस तरह के गेम है, जैसे मान लीजिए पजल्स हो गया या किसी भी तरह का लैंग्वेज गेम जो हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। बेसिक मेजर जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो वर्ड्स को समझाना होता है, यानी वर्ड्स की नॉलेज देना। तो शब्द भंडार विकसित करना सबसे ज़रूरी हो जाता है। स्पीच बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगी। स्ट्रक्चर जो है, यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे मान लो कोई सेंटेंस का पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम सिखाते हैं। तो ये बेसिकली हमारे सिंटेक्स का पार्ट है, ग्रामर का पार्ट है, जो कि गेम्स से बहुत अच्छे से हम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, सो मोस्ट एप्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ ब्रॉड लर्निंग बिहेवियरल आउटकम्स इज अ फीचर ऑफ। यानी अगर हम बिहेवियरल आउटकम की बात करें जो कि ब्रॉड बिहेवियरल आउटकम है, व्यवहारात्मक हमारे संप्राप्ति कितनी हुई है, इस चीज की बात सीसी के अंदर मेजरली की जाती है। सीसी यानी आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस की जब हम बात करते हैं जिसमें आपका सततता आ जाती है। सतत जो इवैल्यूएशन होता है वो हमारे फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों से होता है। 40% आपका फॉर्मेटिव का क्राइटेरिया होता है, 60% विल बी समेटिव, और टोटल 100% का क्राइटेरिया आपका बना। एंड जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट है, यानी जिसको हम व्यापकता बोलते हैं, व्यापक हमारे स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक एरिया से होता है, और ये बेसिकली हमारे ब्रॉड आउटकम को कवर करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट को कवर करता है। इसके अलावा फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोलते हैं, ये कई बार एग्जाम में आता है। समेटिव असेसमेंट इज ऑफ लर्निंग। ठीक है, ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग दोनों का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीयर इवेल्युएशन। पीयर इवेल्युएशन आपका जो है जो कि आपका इट इज अ पार्ट ऑफ योर फॉर्मेटिव असेसमेंट, पहला। दूसरा, ये कई बार पेयर में होता है, यानी दो स्टूडेंट हैं साथ में एक दूसरे को इवेल्युएट कर रहे हैं, उनके काम को देख रहे हैं, उसको जो भी एरर्स है उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये ग्रुप वर्क में भी कई बार किया जाता है, ग्रुप में बच्चे आपस में काम कर रहे हैं और एक दूसरे के काम को इवेल्युएट कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो देखिए, इसके अंदर मेटाकॉग्निशन बिल्कुल होगा, टीचर का टाइम बिल्कुल बचता है, फास्टर फीडबैक है, लेकिन इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं होगी। ठीक है, मॉनिटरिंग नहीं होगी। बाकी मेटाकॉग्निशन होगा। मेटा का मतलब क्या होता है? सेल्फ, एंड कॉग्निशन मतलब कि उनका जो संज्ञान है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्लोज टेस्ट इवैल्यूएशन वॉज डिस्क्राइब्ड बाय। क्लोज टेस्ट इवैल्यूएशन डिस्क्राइब किसके द्वारा किया गया था? सीजे डॉटसन, वुड्स, डब्ल्यू एल टाइलर या फिर रॉबर्ट्स पॉल। तो कई बार आपका फैक्चुअल क्वेश्चन भी बन जाता है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस क्वेश्चन। टाइलर ने क्लोज टेस्ट इवैल्यूएशन दिया, और क्लोज टेस्ट इवैल्यूएशन जो है आपके टेस्ट के अंदर आता है, और इसमें याद रखना क्लोज का मतलब होता है मिसिंग। जो भी मिसिंग पार्ट है उसको फिल किया जाता है। इसका बेसिक पैटर्न क्या होता है कि एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक पैराग्राफ के अंदर हर पांचवें, फिफ्थ और सेवेंथ वर्ड के बाद अगर एक फिल इन द ब्लैंक दिया जाए और बच्चों को वहां पे वो वर्ड फिल करने के लिए फिल इन द ब्लैंक भरने के लिए दिया जाता है हर वर्ड। मान लो यहाँ पे एक वर्ड फिल इन द ब्लैंक हो गया, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक हो गया। इस तरह का टेस्ट जो है वो क्लोज टेस्ट होता है। और क्लोज टेस्ट से कौन सी स्किल सबसे ज्यादा डेवलप होती है? तो आंसर विल बी रीडिंग। रीडिंग स्किल सबसे ज्यादा विकसित होगी। अगर जितनी अच्छी बच्चे की रीडिंग होगी किसी स्टूडेंट की, उतने ही अच्छे तरीके से सही वर्ड को वो फिल कर पाएगा। ठीक है, सो जो रीडिंग है वो यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। और सीजे डॉटसन का नाम याद रखिएगा कि इन्होंने बाइलिंगुअल मेथड दिया, तो बाइलिंगुअल मेथड के जो फाउंडर है वो है सीजे डॉटसन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस का पार्ट ऑफ स्पीच हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब या एडवर्ब। तो हैप्पीनेस बेसिकली आपका किसके अंदर आता है? हमारे वर्ब होगा नहीं, कोई एक्शन नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है। बेसिकली ये हमारे नाउन में आता है। और किस तरह का नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो है हैप्पीनेस। इसके अलावा एडजेक्टिव क्या है? जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। वर्ब बेसिकली एक्शन वर्ब है जो किसी भी काम के करने या स्टेट का बोध कराए। और एडवर्ब बेसिकली हमारे एडजेक्टिव को या एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, या कई बार एडवर्ब खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ये 3 इसके फंक्शन होते हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, बीइंग फ्री फिल्ड मी विद हैप्पीनेस। दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल या फिर प्रेजेंट सिंपल। तो बीइंग फ्री फिल्ड मी विद हैप्पीनेस। अब यहाँ पे ये जो आप वर्ब देख रहे हैं, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है कि बीइंग फ्री फिल्ड मी विद हैप्पीनेस, यानी कि आंसर जो है ये पास्ट सिंपल में दिया गया है। और पास्ट सिंपल का सिंपल सा जो हमारा एक पैटर्न होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से हम इसको डिनोट करते हैं। इसके अलावा कई बार सब्जेक्ट प्लस डिड हम लगाते हैं, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैंने बोला आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, तो आई डिड नॉट गो, डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट आपका सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगता है, इसके साथ हम वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे आई हैव डन माई वर्क, शी हैज गिवन हर वर्क, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हम हैड लगाते हैं, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ हैड लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे शी हैड ईटन हर फूड, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट सिंपल टेंस, जहां पे आप सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ, या फिर डू या डस के साथ हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गए टेंसेस का। बेसिक क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं, तो यहाँ पे V2 यूज किया गया है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है। नेक्स्ट है आई हैड टू लाई डाउन। आई हैड टू लाई डाउन, द सेंटेंस इज इन पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। सो आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, हैड आपका वर्ब हो गया यहाँ पे। उसके बाद आई हैड टू लाई डाउन। अब लाई डाउन क्या है? यहाँ पे वर्ब की
वर्ब की यहाँ पे फॉर्म यूज हुई है, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो आई हैड टू लाई डाउन जो है ये आपका पास्ट सिंपल टेंस है. ओके, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट. पास्ट सिंपल टेंस में आप देखेंगे कि हैड यूज किया गया है जो कि आपका V2 है, एंड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है शी सेड टू हर सन व्हाट डू यू लाइक. द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंसेस. अब इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है कि शी सेड टू हर सन व्हाट डू यू लाइक. शी आस्क्ड हर सन टू लाइक, शी आस्क्ड हर सन व्हाट विल ही लाइक, शी आस्क्ड हर सन व्हाट ही लाइक्ड, या फिर शी आस्क्ड हर सन व्हाट ही लाइक्ड. सो इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे कुछ बेसिक चीजें फॉलो होती हैं, जैसे कि शी सेड टू है, और अगर यहाँ पे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अब वो यहाँ पे प्रश्न पूछ रही है, तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो बेसिकली सेड टू का किस में आ जाता है, टोल्ड में ना होकर के हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे. तो यहाँ पे आस्क्ड दिया हुआ है 3 ऑप्शन में, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया. फिर उसके बाद हम दैट यहाँ पे नहीं लगाएंगे. शी आस्क्ड हर सन व्हाट, यहाँ पे WH क्वेश्चन है तो व्हाट आएगा. एंड यहाँ पे डू यू लाइक, ये जो आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये चेंज किस में हो जाएगा, सिंपली पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा. तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट टेंस जितने भी होते हैं वो उसके साथ साथ पास्ट में चेंज हो जाते हैं. सो व्हाट ही लाइक्ड में हमने क्या किया, इसको पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. द फोनेटिक साउंड ऑफ द लेटर्स अंडरलाइन इन द वर्ड टुगेदर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल. अब टुगेदर में ये जो TH वाला साउंड है, ये आपको बताना है कि ये क्या, कौन सा सिंबल है. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है. टुगेदर में द का साउंड आ रहा है, और द के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका जो द है वो बेसिकली, अच्छा इस प्रश्न में आई थिंक थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है. ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ था, और इसको बोनस भी दिया गया है बिकॉज कोई भी इसमें से द सिंबल नहीं है. ये अगर हम बात करें तो ये भी आपका TH के लिए होता है जो थ को रिप्रेजेंट करे. जैसे अगर हम बोले कि थीफ है ना, या फिर हम बोले थॉट, तो थ का जो साउंड है उसके लिए हम ये यूज करते हैं. ये जो है ये ज साउंड है, और ये आपका द के लिए है D साउंड, और ये आपका अ के लिए है. सो टुगेदर में हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा द सिंबल. ठीक है, तो ये बोनस है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्वेश्चन. तो क्वेश्चन का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन बताना है. तो क के लिए K साउंड है, आप जितना इसका हिंदी करेंगे आपको उतना इजी लगेगा. ये क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखेंगे ऊ का साउंड है, आप एलिमिनेट कर सकते हो. यहाँ ऊ है, बड़ा ऊ, तो हम क्वेश्चन में ऊ का साउंड हम रिड्यूस नहीं करते. यहाँ पे भी ऊ दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा. एंड नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस. अब यहाँ पे क्वेश्चन में च का साउंड आता है. जब हम क्वेश्चन बोलते हैं तो क्वेश्चन ना होकर के क्वेश्चन होता है, हल्का सा च साउंड हमारा होता है. सो आंसर, इसमें आंसर क्या बनेगा, बी. ठीक है, यहाँ पे ये जो आप T और इस तरह से सिंबल देख रहे हैं, ये च का सिंबल होता है. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. लर्निंग इज मेड स्टेबल एंड एवर लास्टिंग इज अ मेरिट ऑफ. लर्निंग जो है वो स्टेबल होती है, एवर लास्टिंग होती है, ये किसका मेरिट है. तो बाइलिंगुअल मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, डायरेक्ट मेथड, या फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच. सो इन दिस क्वेश्चन आंसर विल बी ऑप्शन बी. स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होती है उसमें हमारी जो लर्निंग है वो बहुत स्टेबल होती है, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच में सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन से सिखाते हैं. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिल, रिपीटिशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे कराते हैं, और जिस वजह से जो लर्निंग है वो एवर लास्टिंग होती है. हैबिट की बात हम यहाँ ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट कराया जाता है, जिससे कि लर्निंग जो है वो बच्चे भूलते नहीं है, एवर लास्टिंग हो जाती है. इसके अलावा डायरेक्ट मेथड में याद रखना कि यहाँ टारगेट लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, टारगेट भाषा में सिखाए जाने पे फोकस किया जाता है. कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर आपको कुछ वर्ड याद रखने हैं, जैसे कि मीनिंग हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया. इसके अलावा यहाँ पे यूज़ की बात की जाती है, यहाँ पे फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इसके अलावा इसके अंदर एरर्स जो होते हैं, जो भी गलतियाँ होती है उसको टॉलरेट किया जाता है. कॉम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है. ठीक है, और बाइलिंगुअल मेथड, CJ डॉटसन का नाम याद रखना, डॉटसन ने इसको दिया. बाइलिंगुअल मेथड में जो लैंग्वेज है वो टारगेट
एज वेल एज हम मदर टंग को यूज करके सिखाते हैं। 2 भाषाएं यहाँ पे होती है, और मदर टंग कौन यूज करता है? ओनली टीचर। स्टूडेंट यहाँ पे मदर टंग को यूज नहीं करते। टीचर को जहाँ जरूरत होती है टू एक्सप्लेन सर्टेन टॉपिक्स और टू एक्सप्लेन सर्टेन डिफिकल्ट टर्म्स, तो टीचर यूज करता है यहाँ पे बच्चों की मदर टंग को। ठीक है, तो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट है प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ। रीडिंग को प्रायोरिटी देना किस मेथड का प्रिंसिपल यहाँ पे बोला जाता है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर वेस्ट मेथड, जिसको हम डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड या फिर इसको हम रीडिंग मेथड भी बोलते हैं। तो रीडिंग मेथड बेसिकली जहाँ पे इन्होंने कहा कि जितने भी हमारे कौशल हैं, जो भी हमारे स्किल्स होते हैं, उसके अंदर रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, कीवर्ड्स। यहाँ पे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का मतलब जीटीएम ही होता है। ठीक है, तो जीटीएम इज द ओल्डेस्ट मेथड, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ट्रांसलेशन पे। हम मदर टंग पे बहुत फोकस करते हैं जीटीएम मेथड के अंदर, और सबसे पुराना क्लासिकल मेथड इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट स्टॉप्स पावर ऑफ थिंकिंग फ्रीली इज अ डीमेरिट ऑफ। किसका डीमेरिट है? जहाँ पे हम जो पावर ऑफ थिंकिंग है वो रुक जाती है या वो स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे पावर ऑफ थिंकिंग बेसिकली जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो जीटीएम मेथड के अंदर हम बहुत ज़्यादा फोकस थिंकिंग पे नहीं करते। सो इसका भी आंसर क्या बनेगा? जीटीएम बनेगा, क्योंकि जीटीएम मेथड के अंदर आप देखेंगे कि हमारी स्पीच और जो हमारी लिसनिंग है उस पर फोकस नहीं होता है। सबसे ज़्यादा फोकस हम लिटरेचर पे करते हैं, जहाँ पे आपका राइटिंग और रीडिंग मेजर पार्ट है। ट्रांसलेशन किया जा रहा है बार बार, तो जहाँ पे बच्चे डिडक्टिव तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं, तो उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्री नहीं होती है। इसके अलावा बाइलिंगुअल मेथड अच्छा है, जहाँ पे हम दोनों जो टारगेट भाषा है इसके साथ साथ जो मदर टंग है दोनों को यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड भी नेचुरल मेथड कहा जाता है इसको। नेचुरल मेथड है, नेचुरली सिखाया जाता है लक्ष्य भाषा को, टारगेट भाषा को सिखाए जाने पे फोकस किया जाता है इसके अंदर। एंड सब्सटीट्यूशन टेबल मेथड क्या है? जहाँ पे हम टेबल के फॉर्म में कोई भी ड्रिल करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक टेबल दे दिया, सब्सटीट्यूशन टेबल मेथड है, जहाँ पे हम हो सकता है मैं यहाँ पे उनको एक टास्क दे दूँ कि इस तरह से मैं यहाँ पे उनको 4 वर्ड दे दूँ, है ना। तो इस तरह से मैंने वर्ड दिया और बच्चे यहाँ पे फिल करेंगे। इस तरह से हम सब्सटीट्यूशन टेबल ड्रिल करवाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है बाइलिंगुअल मेथड इंक्लूड्स। बाइलिंगुअल मेथड जो कि सीजे डॉटसन ने दिया, और ये आपका डायरेक्ट मेथड के बाद आया था, जहाँ पे हम टारगेट भाषा के साथ साथ वी फोकस ऑन द मदर टंग। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है? यहाँ पे मैंने पहले भी इसको डिस्कस अभी किया कि जो ट्रांसलेशन होता है टीचर का, वो यहाँ पे किया जाता है ओनली टू एक्सप्लेन द मैटर। अगर मान लो बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो टीचर यूज करता है टारगेट भाषा को ओनली टू एक्सप्लेन द मैटर जो उन्हें समझ नहीं आया है। डू नॉट स्टूडेंट्स डू नॉट यूज मदर टंग इन दिस मेथड। बाइलिंगुअल मेथड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, द रिसेप्टिव स्किल कॉम्प्राइज। रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती है? तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं। लिसनिंग एंड रीडिंग विल बी रिसेप्टिव। रिसेप्टिव के अंदर इनको हम इनपुट स्किल भी बोलते हैं। इसके अलावा दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पैसिव स्किल्स। इसके साथ साथ राइटिंग स्पीकिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, इनको हम रीइंफोर्समेंट स्किल बोलते हैं। तो रीइंफोर्समेंट है, प्रोडक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड कॉल। कॉल का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है, तो क के लिए के साउंड हो गया, ओ का साउंड आ रहा है तो ओ के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, कॉल, तो आंसर बनेगा बी। बाकी ये जो ये वाला आप साउंड देख रहे हैं, ये ए के लिए होता है। जैसे मैं बोलूँ बैट या मैं बोलूँ रैट, कैट, तो उसके अंदर हमारे ये साउंड आता है। ये जो है इस तरह से कट वाला साउंड, ये हम अ के लिए यूज करते हैं, जो शॉर्ट टाइम में हम यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हम कप बोले, कप, तो कप में हम ये यूज करते हैं, कट में यूज कर सकते हैं, बट में यूज कर सकते हैं, इस तरह के वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कम्युनिकेटिव अप्रोच।
पहला है कि इट इज प्रैक्टिकल इन यूज, सही है ये कि ये प्रैक्टिकल होता है बहुत ज्यादा, सिचुएशनल होता है, मीनिंगफुल होता है, सेल्फ रिवॉर्डिंग है, बिल्कुल ठीक है, स्पीच एबिलिटी होती है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर बनेगा डी। ये टीचर सेंटर्ड नहीं होता है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। एंड इसके अलावा इसको याद रखना कि इसको डेल हामिस ने दिया है और ये बेसिकली 1970s के करीब डेवलप किया गया था। और मीनिंग इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे अर्थ इम्पॉर्टेंट है, यूज इम्पॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इन स्ट्रक्चरल अप्रोच द वर्ड स्ट्रक्चर रिलेट्स टू द स्ट्रक्चर वेयर अप्रोच स्टैंड्स फॉर। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर स्ट्रक्चर हमें पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, एक भाषा का स्ट्रक्चर हो गया, ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अप्रोच का मतलब क्या होता है, कमिंग नियर, अप्रोच का मतलब होता है कमिंग नियर। और अप्रोच का एक और मतलब होता है कि व्हाट टू टीच, अप्रोच हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच, बेसिकली ये हमारे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है कि हमें क्या पढ़ाना है, ठीक है। एंड अगर मेथड की बात की जाए तो मेथड टेल्स अस हाउ टू टीच, मेथड हमें बताते हैं हाउ टू टीच, अप्रोच बताता है व्हाट टू टीच। तो ये आपको बस याद रखना है बेसिक। नेक्स्ट पे आते हैं द टीचिंग इज which is needed for the students who are in general backward in studies and fail in one subject। अगर बच्चे बैकवर्ड हैं स्टडीज में इन जनरली, किस तरह की टीचिंग अपनाई जाती है, तो सिंपल आंसर हो जाएगा रेमिडियल टीचिंग। इसको हम कंपनसेटरी भी बोलते हैं, ठीक है, तो कंपनसेटिव टीचिंग है ये। रेमिडियल टीचिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्टिव प्रोसेस। और यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। तो याद रखना कि बच्चों के एरर को रेक्टिफाई करना, दूर करने का काम रेमेडी में किया जाता है। एंड रेमेडियल टीचिंग कैसी टीचिंग होती है, सिस्टमैटिक होती है। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिस्टम से चलते हैं, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम यहाँ पे सारी चीज़ों को करते हैं, तो इसीलिए इसको हम ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू विच द डिजायर्ड चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द प्यूपिल्स इज कॉल्ड। अब इसमें पूछा गया है कि अगर हम एक एक्सटेंट करें, टू फाइंड आउट द एक्सटेंट, मतलब कि हम वो एक एक्सटेंट फाइंड आउट कर रहे हैं जहां पे जो डिजायर्ड चेंजेस हैं वो कितना हुआ है। डिजायर चेंजेस का मतलब होता है हमारे गोल कितने हमें मिले हैं। मान लो मेरे कुछ गोल थे, है ना, तो मेरे गोल का मतलब क्या है कि मेरे डिजायर्ड चेंजेस क्या थे, जो मैं चेंजेस अपने स्टूडेंट्स में चाहती थी वो डिजायर्ड चेंजेस मुझे मिले नहीं मिले। इस चीज का पता लगाना किस में आता है, इवैल्यूएशन में, है ना। तो सिंपल सा प्रश्न है, इवैल्यूएशन हमें बताता है कि हमारे गोल, हमने जो एम सेट किया, हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो भी हमने डिजायर्ड आउटकम सोचे थे वो कितना प्राप्त हुआ है प्यूपिल का। तो इवैल्यूएशन विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, an important part of any evaluation in which the teacher should prepare a record sheet for each student indicating the different skills to be tested। यानी कि अगर हम एक रिकॉर्ड शीट प्रिपेयर कर रहे हैं टू इवेलुएट डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स इन स्टूडेंट्स, सो दिस नोन एज रिकॉर्ड कीपिंग। मतलब एक टीचर रिकॉर्ड कीप कर रहा है, रिकॉर्ड रखना चाहता है, तो वो एक शीट प्रिपेयर कर रहा है टू नो द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे आता है विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ डिजिटल पोर्टफोलियो। तो बेसिकली पोर्टफोलियो के टाइप से क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो क्या होता है, हमारा कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, किसी भी स्टूडेंट के वर्क का जो कलेक्शन है, जो हम एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कलेक्ट करते हैं, जो भी उनके अच्छे अच्छे काम हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो भी होता है, रिफ्लेक्टिव भी होता है जहाँ बच्चे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करने वाले पोर्टफोलियो भी होते हैं जहाँ पे मान लो चार्ट बनाया, मॉडल बनाया, कोई टेस्ट बनाया, कोई भी चीज़ उसने अच्छी बनाई है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑक्यूपेशनल पोर्टफोलियो हम यहाँ पे टीचिंग, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ऑक्यूपेशनल पोर्टफोलियो हम यूज नहीं करते हैं। बाकी पोर्टफोलियो क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, जो टीचर या स्टूडेंट किसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। टीचर उनको रखता है आए दिन, जो भी उनके अच्छे काम है उनको वो अपने पास रखता है, और ताकि वो बाद में इवेलुएट कर सके बच्चों के लर्निंग को। नेक्स्ट है, वन ऑफ द प्राइम टारगेट्स ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड डैश नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। अब इसमें कौन सी वर्ब आएगी, आर, इज, वॉज या वर। सो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। सो अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो वन ऑफ द प्राइम टारगेट्स ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट, अब यहाँ पे सब्जेक्ट आप देखेंगे कि इन्वायरमेंटलिस्ट यूज हुआ है जो कि प्लूरल है, और
इनका वन ऑफ द प्राइम टारगेट क्या है, यानी जितने भी टारगेट हैं अलग अलग, बहुत सारे टारगेट है जिसमें से एक टारगेट की बात हम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी हमारा वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगी कि भाई इतने सारे टारगेट हैं, उनमें से एक टारगेट की बात हो रही है. सो इज विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन. सो वन ऑफ द प्राइम टारगेट्स ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक. ठीक है, सो बी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन. वी शुड कैरी क्लोथ बैग डैश प्लास्टिक बैग. तो डिस्पाइट होगा, इंस्पाइट ऑफ होगा, या इंस्टेड ऑफ होगा, या एज होगा. तो सिंपल सा है, वी शुड कैरी क्लोथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, मतलब हमें प्लास्टिक बैग के जगह पे क्लोथ बैग यूज करना चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ वुड बी एप्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम वॉवल साउंड. सेम वॉवल साउंड कहाँ होगा? सो सभी में है, तो सभी में तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे पुट है, कट है, और फिर ये क्यूट है, अलग है. नो, नाउ, पो, यहाँ पे ये भी नहीं हो. आंसर होगा 1, टेल बेल सेल. टेल बेल सेल. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द इडियम और फ्रेज विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अबव मीनिंग इज. यानी टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो भी जरूरी है उस चीज के बारे में अवॉइड करना, जो जरूरी है उसको छोड़ करके हम इधर उधर की बातें जब कर रहे हैं तो इसको हम यूज करते हैं टू बीट अराउंड द बुश. बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है कि हम घुमा फिरा के किसी बात को कहना. जैसे हम बोलते हैं कि डू नॉट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट, कि आप इधर उधर की बातें ना करें. ठीक है, सो उसमें हम बीट अराउंड द बुश को यूज करते हैं. हिट द सैक का मतलब होता है टू गो टू स्लीप. टू गो टू स्लीप, सोने जाना या सोने की तैयारी करना. उस केस में हम हिट द सैक यूज करते हैं. अप इन आर्म्स का मतलब होता है कि एंग्री होना, बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाना, एंग्री हो जाना, उसके लिए हम अप इन आर्म्स यूज करते हैं. एंड सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है कि जो भी सेलिंग है, जो भी सेल हो रहा है, जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा रैपिड हो रही है. तो सेलिंग रैपिडली, तेजी से किसी चीज में ग्रोथ करना या बेचना किसी चीज को, तो वहां हम यूज करते हैं सेल लाइक हॉट केक्स. नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग. नो पेन नो गेन का मीनिंग बताना है. तो नो पेन नो गेन का मतलब यही है कि यू हैव टू वर्क फॉर व्हाट यू वांट, है ना. आप जो चाहते हैं उसके लिए आपको डेफिनेटली यू नीड टू डू हार्ड वर्क. अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा. तो नो पेन नो गेन का मतलब यही है. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. माई फादर डैश स्विम वेरी फास्ट वेन ही वॉज यंग. तो माई फादर कैन स्विम, मे स्विम, कुड स्विम या मस्ट स्विम. तो वेन ही वॉज यंग की बात हो रही है. आप ये देखेंगे कि यहाँ पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस की बात हो रही है कि जब वो यंग थे तो वो स्विम कर सकते थे. यानी पास्ट एबिलिटी जब हम बात करते हैं तो वहाँ कुड यूज किया जाता है. कैन का यूज हम प्रेजेंट सेंस में एबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं. हम परमिशन लेने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं. जब हमें किसी से इनफॉर्मली कुछ पूछना है, परमिशन लेनी है, तो कैन यूज करते हैं. इसके अलावा मे का यूज हम फॉर्मल परमिशन के सेंस में करते हैं. मस्ट का यूज हम ऑब्लिगेशन के सेंस में करते हैं कि कोई चीज बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है, वहां हम मस्ट यूज करते हैं. ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है वेजिटेबल वेस्ट एंड टी लीव्स डैश रिसाइकल्ड इनटू मैन्योर. was, is, can be या फिर if. सो इसमें आपको सही वर्ब बतानी है. सो इस क्वेश्चन में राइट जो हमारा जवाब बनेगा, यहां पे आंसर बनेगा कैन बी. ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट एंड जो टी लीव्स है दैट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू मैन्योर. ठीक है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे वी हैव डन 30 क्वेश्चंस फॉर रीट एग्जाम. इन केस आपको कोई डाउट होता है तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड फील फ्री टू गिव मी फीडबैक ऑल्सो. मेक श्योर दैट यू ज्वाइन माई टेलीग्राम फॉर नोट्स एंड पीडीएफ्स. एंड आप लोगों को पूरा प्लेलिस्ट नए सिरे से मिल जाएगा. मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया है. आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं. आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं डायरेक्टली, सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ फॉर योर लास्ट टाइम प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास.